ओके, सो जैसा आप लोग को पता ही है कि इस बार सी सेट का पेपर थोड़ा टफ आ गया था, तो काफी लोग का ये सीन है कि उनका जीएस वन तो क्लियर हो रहा है, बट सी सेट में दे आर नॉट श्योर। तो नेक्स्ट टाइम से आपको कभी ऐसी सिचुएशन में ना आ जाए, इसके लिए हमने थोड़ा कुछ सोचा है एंड वी कैन नॉट द सीरीज। मैं इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट 10 ईयर्स के, दैट इज 2010 ऑनवर्ड्स, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सी सेट के टॉपिक वाइज। एंड जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम पे ही हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, कहीं पे थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जहाँ पे लगता है कि ठीक है उससे पूछा जा सकता है, कहीं पे तो एग्जैक्टली उतना ही देखेंगे जितना क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है ना। इसको करने का दूसरा तरीका भी था कि पहले सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार कवर करते फिर क्वेश्चंस करते, बट उसमें क्या बहुत मोनोटोनस हो जाता है और मतलब आप लोग बोर हो जाएंगे, तो बीच में छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू के साथ साथ करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज करने के अपने अलग ही एडवांटेज है। एंड अगर सीटेट के आपने 2010 से 20 तक पीवाईक्यूज कर दिया तो आपको ये पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है ना। एंड आपको खुद से भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि 10 साल का पूरा आता है, तो आपको इतना तो क्लियर ही है कि हमने अगर 10 ईयर्स के पूरे पेपर्स कर लिए, वो सारे आते हैं, उनके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, उनसे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लिए। तो 11th टाइम में कुछ ऐसा पूछ लेगा यूपीएससी, 33% मार्क्स नहीं दे पाएंगे, ये दिस इज वेरी अनलाइकली। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, तो आप लास्ट के 1 मंथ में आपको बहुत ज्यादा सुसाइड पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे जीएस में बहुत कुछ याद करने का होता है, फिर लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं सुसाइड को लेकर। तो ये सब सोच के ये सीरीज आई गई। So moving on to the very first question. In a tournament, 14 teams play league matches. Each team plays against the team only once. And how many matches are there? Okay. So 14 teams हैं. Each team plays against each team only once. हर एक टीम के साथ एक मैच खेलती है, तो आपको ये बताएं टोटल मैचेस कितने खेले गए। ये करने के तो बहुत से तरीके हैं, बट ओके पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको ये जानना चाहिए कि एनसीआर is n factorial by n minus r factorial into r factorial and npr is n factorial by n minus r factorial। अब जिन्होंने कभी ये देखा ही नहीं है फैक्टोरियल, वो सोच रहे होंगे क्या लिखी है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क बना के क्या क्या लिखा है। अरे आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, इतना पता चल जाएगा कि आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे इससे। एनसीआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, या ऐसे कह सकते हैं एनसीआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट टाइम। दिस कैन आल्सो बी परसीव्ड एज selection of r different objects out of n different objects। आपके पास n different objects हैं, उसमें से r different objects को select करने के जो number of ways होंगे, that will be equal to the NCR, that will be the combination of n different objects taking r at a time, that is called NCR। उसकी वैल्यू होती है n factorial by n minus r factorial into r factorial। NPR क्या होता है, NPR में हमने जितना NCR में किया सिलेक्शन वाला काम वो तो करेंगे, इनटू हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप फर्दर भी जाएंगे एंड वी विल अरेंज दिस आल्सो, है ना। सिलेक्शन ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपको सेलेक्ट करना है, आपको जीन्स टी शर्ट सॉक्स शूज लेने मान लो शॉपिंग करने गए, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ना। आपने पहले शूज ली, सॉक्स के वाला क्या फर्क पड़ता है, अगर आप अनलेस एंड अनटिल सेम शूज सेम सॉक्स लेके आ रहे हैं तो इट्स फाइन। तो सिलेक्शन मैटर का है। एनपीआर का मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़ी देर में। तो एनपीआर इज नथिंग बट selection and arrangement of n different objects taken r at a time। n different objects है, उनमें से r objects को लो, ये हो गया सिलेक्शन, देन उनको किस ऑर्डर में अरेंज करो, ये हो गया परम्यूटेशन। अब ये फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल जैसे n फैक्टोरियल लिखा है, उसका मतलब वो 1 से स्टार्ट करो और मल्टीप्लाई करते चले जाओ अप टू n, ये हो गया n फैक्टोरियल। जैसे कि हम 1 फैक्टोरियल लेंगे तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट किया, कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक, तो ये 1 आ गया। 2 फैक्टोरियल लेंगे, 1 से स्टार्ट किया 2 तक मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। 3 फैक्टोरियल लेंगे, 1 से स्टार्ट किया 2 3, है ना, 6 आ गया। 4 फैक्टोरियल लेंगे, 1 2 3 4, है ना, 24 आ गया। 5 फैक्टोरियल अगर हम लेते हैं, 1 2 3 4 5, 120 हो गया, है ना। 6 फैक्टोरियल लेते हैं, 1 2 3 5 6, है ना, ये तो 720 आ जाएगा। तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू है। आपको बस इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना है, तो वो एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन कंस्ट्रेंट होता है, मैथ में एक्सेप्शन नहीं होता, बस उसको प्रूव करने का तरीका डिफरेंट है। मतलब जीरो डेफिनेशन है एन फैक्टोरियल की, उसमें वो फिट नहीं बैठता है। तो पहले जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ भी है, एन इज समथिंग दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 से लेकर एन तक सबको मल्टीप्लाई कर देना है, वो जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे एन फैक्टोरियल। एंड आप मेरी सजेशन माने तो 7 या 6 फैक्टोरियल तक याद रख सकते हैं एग्जाम में, बाकी आप हो जाएगा मैंने। तो आपको भी फैक्टोरियल का आइडिया लग गया, तो कोई एक एग्जांपल देता हूँ उससे थोड़ा क्लियर होगा। सपोज वी हैव 10 नंबर्स 0 to 9, ये 10 नंबर है, इनमें से हमें 3 नंबर्स को सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 10 से 3। एनसीआर क्या था, 10 डिफरेंट नंबर्स में से 8 डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करना था, यहाँ भी वही है, 10 डिफरेंट नंबर्स में से 3 डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करना है ना। तो एन यहाँ पे क्या था, 10 एंड आर था 3। 10 से 3 कितना हुआ, 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को 10 9
8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी जो 7 फैक्टोरियल लिखा है, नो डाउट हम इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि 10 फैक्टोरियल है, 10 टू 1 मल्टीप्लाई करते हैं। बट 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? अगर 7 फैक्टोरियल है 7 टू 1, 7 टू 1 7 फैक्टोरियल में 8 9 10 में लिख दिया, तो यानी कि 10 फैक्टोरियल बन गया ना। करा क्यों है? करा इसलिए कि 10 ये 7 फैक्टोरियल नीचे भी लिखा है, ऊपर भी लिखा है, तो दोनों मतलब ऊपर भी नीचे भी हम 1 टू 7 मल्टीप्लाई में लिखे, एक एक करके काटे हैं ना। ये तो बचपन में करने में मजा आता था। अभी तो आपको पता है कैंसिल होना है, ऊपर नीचे है तो सीधा रख लीजिए ना, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपको पता है कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। 3 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 3 इंटू 4 12 है ना, 10। तो 10C3 कितना आ गया? 120 आ गया आपका। There should not be any doubt about it, है ना। अब 10PR, अब हम NPR पे आते हैं। NPR का होगा कि हमें जो 10 डिजिट्स दिए हैं, 10 नंबर्स दिए हुए हैं सिंगल डिजिट के, उनमें से 3 डिजिट सेलेक्ट करनी है, प्लस उनका ऑर्डर भी मेंटेन रखना है, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सेलेक्ट करनी है, या ऐसे कह लीजिए कि सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना है। 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 फैक्टोरियल, अगेन द सेम थिंग, है ना। 7 फैक्टोरियल क्यों नहीं एक्सपेंड किया? रीजन यू नो, 72 720, 10P3 आया 720 एंड 10C3 आया था 120, यानी 10P3 ज्यादा ऑब्वियसली। अभी आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि जितने सिलेक्शन किए थे उतने सिलेक्शंस तो हैं ही परमुटेशन में, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी है, एंड दैट एक्स्ट्रा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज अरेंजमेंट ऑफ ईच ऑफ द सिलेक्शन, है ना। यहाँ पे आप मोटा मोटा देखें तो इनको को डिवाइड करें, 720 बाई 120 तो 6 एक कोई नंबर आ रहा है, ये नंबर क्या है, कहाँ से आया, आपको जानने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में खुद ही क्लियर हो जाएगा। 6 कुछ रेशियो आया, है ना। अब अगर आप फॉर्मूले में जाएंगे तो फॉर्मूले में अगर देखिएगा तो एनपीआर है एनसीआर, इसमें क्या है? एनपीआर इक्वल्स टू एन आर फैक्टोरियल इनटू एनसीआर, आपको दिख रहा है? अगर हम इसमें आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें, ये इतना अपना एनसीआर बन जाएगा, आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड रहेगा, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो आर फैक्टोरियल होता है, और वही आपका आया 6। आर कितना है? 3। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, है ना। आपको सारे डॉट्स थोड़े से कनेक्ट हो रहे होंगे। अब एक बात और थोड़ा ध्यान दें, अगर आपके पास आर ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको अरेंज करना है, तो उनके नंबर ऑफ पेज होते हैं आर फैक्टोरियल, ये याद रखिएगा। आर ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको अरेंज करना है, आपको इसमें से कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, या आप ऐसे कह लीजिए ये ऑलरेडी सेलेक्ट होके ही आए हैं, इनमें से कुछ और सेलेक्ट नहीं करना है, अब इनको सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना है, तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि मान लीजिए आपके पास 120 सिलेक्शन थे, है ना, 120 सिलेक्शन, हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हर एक सिलेक्शन में क्या 3 डिजिट हैं, मान लीजिए 1 to 8 है, हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट्स आएंगे? 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स, ठीक है। हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग, ये देखिए ऐसा है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत मतलब बहुत ज्यादा है ना। हम अगर इसको पूरा कवर करने जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी आपको इतना ही बता रहे हैं कि जिससे आपके बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बाकी है ना जैसे टाइम के साथ अभी अर्थमेटिक जब खत्म होगा तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी, थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आईटी लेवल के है ना, ऑलरेडी वेस्टेड ऑफ टाइम एनर्जी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब ये 1 to 8 को हम अरेंज कर रहे थे, ठीक है। तो एक ये पर्टिकुलर सिलेक्शन है आपका 1 to 8, 3 डिजिट्स का 3 नंबर्स हैं आउट ऑफ दोस 10 नंबर्स, तो इनके रेज होंगे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6, वो आपका आया भी है यहाँ पे भी। ये वही है ना कि टोटल परमुटेशन कितने वेज हैं? 720, टोटल अरेंजमेंट्स के 120 वेज हैं, तो हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, वही तो है 6, है ना। जैसे मान लीजिए 1 to 8, 2 4 6, 6 to 9, ये सब एक एक सिलेक्शन है ना। बट अगर पर्टिकुलर सिलेक्शन को पकड़े तो अरेंजमेंट कितने होंगे? 4 to 6 भी हो सकता है ना, 6 to 4 भी, ऐसे करते करते 6 फेज आएंगे अरेंजमेंट के। शायद अभी आपको क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी हमें, अभी हम आगे जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे करते रहेंगे। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। In a tournament, 14 teams play league matches. If each team plays against every other team only once, then how many matches are played? ठीक है, अभी आप सोचिए कि मैच खेलने के लिए 2 टीम चाहिए होती है, तो अगर हम ऐसा कर लें कि नंबर ऑफ वेज निकाल लें कि 14 में से 2 टीम्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज क्या है, तो हमें ये पता चल जाएगा नंबर मैचेस कितने खेले गए, राइट।
अब चल जाएगा ना, फील कर पा रहे इस बात को। हमें एक मैच खेलने के लिए दो टीम्स चाहिए एंड सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है मतलब सारी टीम्स के अगेंस्ट मैच खेलेंगी। तो हम बस ये पता कर लें कि 14 में से दो टीम्स को कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने मैचेस खेले हैं। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, 10 टीम्स लीजिए, वर्ल्ड कप की कोई भी है ना, 2007 कोई भी ओडीआई वर्ल्ड कप की 10 टीम्स लीजिए, तो मैच मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच कराना है, तो अब आप ये बताइए, इस बात से कुछ फर्क पड़ेगा था कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है या ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का मैच है? एक ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ना। समझ गए होंगे शायद आप। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इज वन एंड ओनली सेम थिंग, है ना, दो टीम। तो अभी हम देखते हैं, ये हो जाएगा 14C2। अरे एनसीआर ही तो होता था। 14C2 नंबर ऑफ वेज हो गए। 14C2 इज 14 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल सिंपली 2। 30 इंटू 7 91। 91 टोटल वेज आ गए, है ना। तो बी इज द राइट आंसर। आप थोड़ा और भी कर सकते थे सिंपली इसको, मतलब ये जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी का, सॉरी पीएनसी का जो कॉन्सेप्ट बताया है, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं बताया है ना, ये बहुत से क्वेश्चन में बताया गया, आपको मैंने कहा एक बार थोड़ा बता देते हैं। इसको सिंपली भी कर सकते थे कि भाई 14 टीम्स हैं, एक टीम को हम बदलते हैं मान लो, उसके पास कितने ऑप्शन है चूज करने के? 13। अगले वाले के पास कितने ऑप्शन होंगे? मान लो इसने सबके साथ एक मैच खेल लिया, उसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 12। कहते पहली टीम आई थी 14, तो वो खुद तो है, बाकी टीम्स 13 बचती हैं, उनमें से किसी एक को ले लिया तो 13 तरीके, एक टीम को चूज करना है, 13 में तो 13 तरीके हो गए। और फिर सेकंड टीम आई तो वो खुद को तो उसने ले लिया है, तो एक तो ऐसे मैच हो गया, बचा 13। और एक जो पहले टीम आई थी वो तो सारे मैचेस खेल चुके ना सबके साथ, समझ रहे हैं ना, वो सारे मैचेस खेल चुके, तो उसको नहीं ले सकते, खुद को तो ले लिया है, तो 12 बचा। नेक्स्ट में 11 बचा है, करते करते 1। अब 1 to 13 का सम कितना होता है, ये एक अलग पेन है ना, ये मैं आपको थोड़ी देर में भी नीचे बताऊंगा। ये हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर 1 से n तक सभी टर्म्स का सम निकालना है तो n into n plus 1/2। ये फॉर्मूला अभी आप मान लीजिए, अभी आज की क्लास में या कल कभी ना कभी तो मैं आपको इसको डराइव करके जो भी है मैं उसको रिकॉर्ड बता दूंगा, आपको तुरंत क्लियर किया है। तो ये हो गया 14 into 13/2, 91। और भी कर सकते थे, है ना, 1 से 13 तक तो ये जोड़ लो यार, 91 आ जाएगा, इतना क्या है ना। 80 क्वेश्चन आते हैं, 121 क्वेश्चन जोड़ लो। सर ये तो गलत करके बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Two numbers x and y are respectively 20%, 28% less than the third number z. By what percentage is the number y less than the number x? ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज में दिया है। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ सब कुछ परसेंटेज में दिया हो वहाँ पे 100 अज्यूम करना सही होता है क्वांटिटी को। इसमें तो कोई एक क्वांटिटी होगी जो पता नहीं होगी, आप उसको 100 अज्यूम कर लीजिए, उसको पता करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको सब कुछ परसेंटेज में दिया है। परसेंट इज 100, राइट, परसेंट इज 100, तो आप सबसे देख सकते हैं कि 100 में करेंगे तो इजी बैठेगा। और भी जगह 100 ले सकते हैं, है ना, कहीं जगह इंटरेस्ट वगैरह निकालना होगा 100 ले कर देते हैं, वो भी आपको बताएंगे, बट ये थोड़ा ध्यान रखिएगा सब कुछ परसेंटेज में लिया हो। और आप एक और जैसे यहाँ पे एक्स वाई लिया है, तो मेरी यूजली हम एक्स वाई मानते हैं, है ना, तो आप यहाँ पे ए बी सी डी अब मान के मतलब फर्जी के वेरिएबल मतलब सही जगह इसमें 100 ही मानिएगा। तो अब क्या है, टू नंबर्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्ट टू 20% एंड 28% लेस देन थर्ड नंबर जेड, और व्हाट परसेंटेज द नंबर वाई लेस देन नंबर। तो हम क्या करते हैं कि जेड को मानते हैं 100, एक्स हो गया 80। अब आपको एक्स समझ आ रहा होगा 80 कैसे हुआ, 20% कम है, तो है कितना, 80% है। 80% इज व्हाट, 80 बाई 100 इंटू 100 ही तो हुआ, ये 80। तो वाई कितना है, 70, 28% कम है। तो अभी इनका डिफरेंस कितना हुआ, एक्स माइनस वाई का 8 हो गया, 80 माइनस 72, 80 माइनस 72 ये था ना, ये एक्स माइनस वाई का डिफरेंस आ गया। तो व्हाट परसेंटेज, हाँ यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी, ये परसेंटेज तो कुछ है, बट आप परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे कि वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। एक मिनट वीडियो पॉज करिए, और अगर जिसको डाउट है वो सोचिए कि परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही से पढ़िए। by what percentage is the number y less than the number x। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x पूछा गया है, ठीक है। x से कितना कम है y, ये नहीं पूछा गया है कि y से कितना ज्यादा है x, समझ रहे हैं, x से कितना कम है y से, you have to put it 80 here, है ना, that is 10%, ठीक है, 10% छोड़ के तो राइट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 0 to 999 आर नॉट डिविजिबल बाय either 5 और 7। आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ पे ये फाइंड करना होगा कितने नंबर नॉट डिविजिबल हैं, तो
हम ये फाइंड करते हैं कि कितने नंबर्स डिविजिबल है। तो टोटल जितने नंबर्स हैं उसमें से डिविजिबल वाले को बता दें। सपोज दैट 0 to 999 कितने नंबर थे? 1000। पहले बार यहाँ पे 999 नहीं देगा, 1000 के बाद 0 भी इंक्लूडेड है। मान लीजिए अभी 400 आते हैं डिविजिबल वाले, तो नॉन डिविजिबल कितने हो गए? 600। ये इसलिए है क्योंकि डिविजिबल वाले निकालना हमेशा इजी होता है ना। नॉन डिविजिबल निकालना है और वेरी टीडियस टास्क, तो उसको डिविजिबल निकाल के इस्तेमाल करे करते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं, है ना। अभी ये और हो जान लीजिए आप लोग। जैसे आपको कैलकुलेट करना हो कि भाई 1 to 10 3 के मल्टीपल कितने हैं, तो आप क्या करिए, फाइनल दैट इज 10 माइनस इनिशियल दैट इज 1 प्लस 1, तो कितने 10 हो गया, डिवाइड बाई 3, दिस इज 3.33। इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो लीजिए, इसको याद रखिएगा। फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, ये 1 और ये 1 डिफरेंट है। ये 1 तो हमेशा ही 1 रहेगा, ये 1 फाइन इनिशियल वैल्यू है। 10 आ गया, 10/3 3.33। जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जो फ्रैक्शन है, जो डेसिमल के बाद दो फ्रैक्शन होता है ना, उसको इग्नोर करिए। जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको लिए, तो यानी कि 1 to 10 में 3 के कितने मल्टीपल हैं? 3 कौन कौन थे? 369, है ना। ये इससे काम का है क्योंकि आपको 648 से केवल 86 में अगर निकालना होगा तो आपको ये चीज काम दे जाएगी, प्लस 1। ये जो भी आएगा, अगर इसमें से आपको निकालना है 17 मल्टीपल 17, है ना। मान लो आता है m डॉट n, तो आपके n नंबर्स ऐसे होंगे 648 से 786 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ। यहाँ पे इंक्लूडिंग है 648 एंड 786 इज इंक्लूडेड, है ना। एक्सक्लूड होता है तो बात अलग होती है, इंक्लूडेड। प्लस 1/17, है ना। m डॉट n है, तो यानी कि m नंबर ऐसे होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे ठीक है, प्लस वन का ऐसे कुछ लॉजिक नहीं है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर बड़ी बात नहीं है, सिंपल लॉजिक है, बता देता हूँ। जैसे 3 to 10 ले लिया हमने नंबर, तो अभी इसका डिफरेंस मतलब देखते फिर आती 7 से बात हो रही है ना। तो इनमें कितने नंबर हैं? 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 नंबर हैं। तो यहाँ पे तो 6 का भी फील आ रहा है ना। डिफरेंस 7 है तो आपको दिख रहा है, बट नंबर इनके बीच में 6 है। तो होता इसलिए क्योंकि आप इनमें से एक को इंक्लूड कर रहे होते हैं ऐसा, और एक को एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। सपोज दैट आपको ऐसा किसी ने बोला कि भाई थर्ड से टेंथ तक, थर्ड से 10th जनवरी या कोई भी मंथ तक मुझे काम करना है, तो आप ऐसा मानेंगे कि ठीक है 2 PM पे थर्ड को स्टार्ट किया, तो 2 PM पे ही 10th को वो स्टॉप कर देगा, है ना। इस केस में डिफरेंस आएगा 7। अभी ऐसा हो कि 12 बजे रात को जैसे ही थर्ड स्टार्ट हो तब उसने काम स्टार्ट कर दिया, और 12 बजे रात तक जब तक 10th को पूरे टाइम करता रहेगा तो 8 डेज कर देगा, राइट। ऐसे सिंपल सा लॉजिक यहाँ भी है, क्योंकि हम नॉर्मल मैथ में जो कैलकुलेट करते हैं तो एक एंड को हमेशा इंक्लूड करते हैं, दूसरे एंड को हमेशा एक्सक्लूड करते हैं, तो डिफरेंस हमारा ऐसा आता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें दोनों नंबर्स को इंक्लूड करना है, इसलिए हमें प्लस 1 करना पड़ रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया तो कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा सब जानने की। आप बस इतना याद रखिएगा कि प्लस 1 करना पड़ता है, दोनों का डिफरेंस प्लस 1 कर दीजिएगा। उसके बाद जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, जो इंटीजर वाला पार्ट है उतने ही मल्टीपल होते हैं। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 0 में 5 और 7 के निकालने हैं, तो 5 के कितने मल्टीपल होंगे आपको ही पता है ना। 1000 बाई 5, 200 मल्टीपल। 7 के कितने होंगे? 1000 बाई 7 करिए, 1000 बाई 7 142.8 समथिंग ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि कितने नंबर हुए? 142 मल्टीपल मिलते हैं। अभी यहाँ ऐसे होती है 0 to 999 के बीच में 5 के 200 मल्टीपल्स हैं, 7 के 142 मल्टीपल है। कुछ ऐसे के नंबर तो होंगे ना जो दोनों के मल्टीपल्स होंगे। आपको ये समझ आ रहा होगा कि वो इस 200 में भी इंक्लूड है, इस 142 में भी इंक्लूड है, यानी कि वो दो बार काउंट होते हैं, बट हमें तो एक ही बार काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 35 70 105 148 तक है ना। ये सब ऐसे नंबर हैं, देखो अगर 35 का मल्टीपल है तो 7 का मल्टीपल हो गई, 5 का मल्टीपल हो गई, और अगर 7 और 5 दोनों का मल्टीपल होना है तो 35 का मल्टीपल, 35 के मल्टीपल की डेफिनेशन यही है ना। कोई नंबर अगर पता करना है कि 35 का मल्टीपल है कि नहीं, तो बस सीधा लॉजिक है, देख लो 7 का मल्टीपल भी हो 5 का मल्टीपल भी हो तो 35 का मल्टीपल बोलेंगे। ठीक है, तो हमें जो 35 के मल्टीपल वाले नंबर हैं, यानी कि जो 7 और 5 दोनों के मल्टीपल वाले नंबर हैं वो दो बार काउंट हो गए हैं। क्या आपको समझ आ रहा होगा? एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो हमें वो नंबर्स यहाँ से मतलब निकालने हैं, एक्सक्लूड करते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, हम 35 से मल्टीपल निकाल लेते हैं। 1000 डिवाइड बाई 35 ना, कितने आते हैं? ये आ जाएगा 28 पॉइंट समथिंग है ना। तो ये 28 नंबर हो गए। हमारे टोटल कितने डिविजिबल नंबर्स हो गए? 200 ये 5 वाले हैं, 142 ये 7 वाले हैं, माइनस 28 35 वाले हैं, तो ये दो बार काउंट होते हैं। ये कितना हो जाएगा? 200 प्लस 142 माइनस 28
है ना। 314, 314 ऐसे नंबर हैं 314 जो कि 5 और 7 के मल्टीपल्स हैं, है ना। अब ये और वाला एंड वाला कॉन्सेप्ट जैसे थ्योरी में पढ़ते हैं ना, वेन डायग्राम वगैरह बनाते हैं, वो सब एक बाद में देखेंगे जब हम डिटेल में उसके आएंगे। अभी आप ऐसे सिंपल नॉर्मल भाषा में समझते होंगे। अभी है ना डिविजिबिलिटी का चल रहा है तो थोड़ा कर ही लेते हैं डिविजिबिलिटी वाला। पहले तो ये कंप्लीट करते हैं। हाँ, 3114 आ गए नंबर जो कि 5 और 7 के मल्टीपल है। टोटल नंबर से 1000 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। 686 ये नंबर होंगे जो ना तो 7 से डिविजिबल होंगे ना तो 5 से डिविजिबल होंगे, एंड दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो 686 का आंसर होगा। हाँ, ये था, है ना। डिविजिबिलिटी आपको चलिए मैं थोड़ी बता देता हूँ, 10 तक बता देता हूँ, बाकी आगे करेंगे। 1 से डिविजिबिलिटी सारे नंबर 1 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इवन नंबर होना चाहिए। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, सम ऑफ डिजिट्स, है ना। देख लो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। 1 से सारे नंबर डिविजिबल, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए इवन नंबर, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 24, 3 से डिविजिबल है तो 24 बहुत छोटा नंबर है, पता है कि डिविजिबल है, बट फिर भी 24 एकदम बड़ा नंबर होता है, हमें वैसे नहीं दिख रहा। ठीक है, हमें निकालना है तो उसके डिजिट्स का सम निकालते हैं। 2 + 4 6, 6 डिविजिबल है ना। तो डिजिट्स का सम निकाल के हम सिंगल डिजिट में आ जाएंगे तो हमें आसानी हो जाती है निकालने में। 4 में क्या है ना, लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे कि 4 के डिविजिबल है कि नहीं। 5 में क्या है, 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे, 2 एंड 3 के डिविजिबल होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है या नहीं। 9 से डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 10 से डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे, 0 होना चाहिए लास्ट में, सीधे सी बात है ना। तो एक एक फिर से देख लेते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए इवन नंबर, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 6 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए जैसे हमने भी 35 वाले केस में किया था, है ना। 6 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो 2 से डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा तो 6 से होगा ही होगा। 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। 9 से देखनी है सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, एंड 10 से देखनी है तो आपको पता है 0 होना चाहिए। ये देखिए 2 है इवन नंबर, इवन नंबर मतलब क्या, लास्ट में 0 2 समथिंग समथिंग होना चाहिए। यानी कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्या कि लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 2 4 8, है ना। इसमें क्या बोलेंगे, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना। इसमें बोलेंगे लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट मतलब ये हुआ कि 2 4 8 6 लिया तो हम ये देखेंगे कि 8 6 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 से देखना है तो हम देखेंगे कि 6 जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से देखना है तो हम देखेंगे 4 8 6 8 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। 3 लास्ट, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3 आपको ये सब सही हुआ है ना। तो ये 2 टू द पावर 1 है, लास्ट में 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 टू द पावर 2 है, लास्ट के 2 डिजिट ये 2, है ना, यहाँ पे। 2 टू द पावर 3 है, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। अब 9 और 3 का भी काफी कुछ सेम है, कैसे देखो। तो आप यहाँ देखें कि हाँ, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब एग्जैक्टली ये क्यों है वो नहीं जाऊंगा मैं। अरे ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है एबीसी, चलिए ऐसा लीजिए। तो 40 इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 100 प्लस 4 × 10 + 6 है। हम बचपन में निकालते थे, है ना, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कैलकुलेट करते थे। इसका स्थानीय मान 6 है। 6 × 10⁻0, 10 किसी के भी पावर हम 0 करेंगे तो 1 आएगा, राइट। दिस इज 1। तो इसके स्थानीय मान वही होगा लास्ट वाली का जो लिखा है, तभी इसको बोलते हैं यूनिटरी डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड डिजिट, है ना, थाउजेंड डिजिट। मतलब ये था कि भाई वो डिजिट जो है वो खुद तो उतनी है, इनटू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 999 + 1, सॉरी, 2 × 99 + 1 + 4 × 9 + 1 + 6 × 1, है ना। 2 × 99 + 2 + 4 × 9 + 4 + 6। अब देखिए कुछ भी हो, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो हमें अल्टीमेटली क्या देखना है, 2 + 4 + 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना।
2 × 99 + 4 × 9 कितना 3 से डिविजिबल है, +2 + 4 + 6 यही बच रहा है। तो यहाँ से 4 और 6 यहाँ से, तो ये डिविजिबल है 9 से भी और 3 से भी। अभी हम 3 की बात करते हैं, तो हमें ये देखना है कि ये डिविजिबल है 3 से कि नहीं। अब आप अगर नंबर को सही से देखेंगे 2464 दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ द डिजिट्स। तो इसी ने बोला था कि सम ऑफ द डिजिट्स को देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सेम गोज विथ 9। अभी देखिए 9 से भी डिविजिबल है नहीं, तब 10 था, 10 को +1 कर दिया, 100 को +1 कर दिया, 100 को 99 +1 कर दिया, 10 को 9 +1 कर दिया, 1000 को 999 +1 कर दिया। ऐसे करके अलग अलग किया, +1 वाले निकाल लेंगे, बाकी सबको फिल्टर कर देंगे। बाकी सब जो फिल्टर कर दिया वो तो डिविजिबल हो जाएंगे 3 से और 9 से, ये वाले रह जाएंगे। इनको बोलते हैं ये सम डिविजिबल्स हो जाएंगे। फिर हम इनको चेक कर लेंगे ये डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये डिविजिबल हो तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो a + b है, अब ये पता है कि ये डिविजिबल है 3 से, तो अब पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए इसको भी 3 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा, तभी पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, है ना। ये आपको पता है, नहीं पता है तो ठीक है, मतलब ये सब समझ लीजिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब काम आएंगे। कोई भी नंबर है ना, a + b = c है मान लो, है ना। 8 + 10 = 18 है मान लो, है ना। तो अब ये किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो इसको भी उस नंबर से डिविजिबल होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कि ये नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि a + b अगर लिखा है =c है कोई नंबर, तो अब एक अगर c मान लो 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है या 8 किसी से डिविजिबल है, तो a को भी उससे डिविजिबल होना पड़ेगा, b को भी होना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं, मैंने क्या बोला, अगर a डिविजिबल है तो b को होना पड़ेगा, और अगर b डिविजिबल है तो a को होना पड़ेगा, तभी c डिविजिबल होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा पार्ट डिविजिबल हो, बाकी पूरा पार्ट नॉट डिविजिबल हो, तब नॉट डिविजिबल हो जाएगा। बट अगर ये भी नॉट डिविजिबल है, ये भी नॉट डिविजिबल है, तभी डिविजिबल हो सकता है। एग्जाम्पल में ऑलरेडी दे चुका हूँ। 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, बट 18 से डिविजिबल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने इधर बता ही दिया। 5 का क्या है, 0 और 5, 10 का तो 0 ही है। बाकी ये सब अगर अच्छे क्वेश्चन आएंगे जब आगे तो हम करेंगे। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 686।